टूल किट केस में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिशा रवि को 1 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। वहीं टूल किट केस में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आज निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। वहीं कल पुलिस ने निकिता और शांतनु से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। टूल किट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक ने भी कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन में है। सीबीआई ने आज 1 घंटे तक रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की। आपको बता दें कि रुजिरा ममता के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। सीबीआई ने यह पूछताछ कोयला तस्करी के एक मामले के तहत की है। आज सुबह सीबीआई टीम से पहले ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर पहुंची थी और फिर परिवार से मुलाकात के 10 मिनट बाद ममता सचिवालय के लिए निकली। इसके बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और पूछताछ की। गुजरात में स्थानीय निकाय के लिए रविवार को हुए चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक के रुझानों में सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में बीजेपी जीत की ओर है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने जीत जरूर दर्ज की है। जामनगर में बसपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को अहमदाबाद की 4 सीटों पर विजय मिली है। गुजरात नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का शुक्रिया किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 85% सीटें जीतना बताता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई विकास यात्रा पर जनता को पूरा भरोसा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मथुरा में किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का विवेक मर चुका है और भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में हुई हिंसा मामले में फरार चल रहे एक आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लखा सिधाना ने आज पंजाब के भटिंडा में नए कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित की गई एक रैली में हिस्सा लिया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। लाल किला हिंसा के मामले में आरोपी लखा सिधाना भटिंडा में एक जनसभा में केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलनों के समर्थन करता नजर आया। एक वीडियो में वो मंच पर बैठा दिखाई दिया। गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर लोगों से बठिंडा के महराज गांव में एक जनसभा में शामिल होने की अपील भी की थी। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 5 राज्य सरकारों ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन राज्यों में बाहर से आने वाले लोगों का बॉर्डर और हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को चलते इन दोनों राज्यों में राज्य सरकारों ने कुछ शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू और सख्ती जैसे आदेश दिए हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने हाई रिस्क स्टेट महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामलों में काफी उछाल दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में 21 मार्च तक धारा 144 लगाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीएमसी कमिश्नर समेत MMR रीजन के कमिश्नर लेवल के अधिकारियों के साथ आज बैठक उन्होंने की। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और लोगों में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए बीएमसी ने सख्ती बढ़ाई है। इस बीच अमरावती में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5210 यानी कि 5210 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को राज्य में करीब 7000 नए मामले आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट रहने को कहा है। नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। MMR क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों और उनकी व्यवस्थाओं को भी मुख्यमंत्री ने दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं।
पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा एक ट्वीट के जरिए कि कोरोनिल टैबलेट की बिक्री को महाराष्ट्र में WHO और IMA और दूसरी संबंधित सक्षम स्वास्थ्य जो संस्थान हैं उन्होंने सर्टिफाई नहीं किया है, अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए कोरोनिल को अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा कि कोरोनिल ने तथाकथित परीक्षण पे IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी प्रकार की स्वीकृति से इनकार किया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा के लिए 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों का उसको एंडोर्स करना ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान में लापता हुए अभी तक आधिकारिक तौर पर मृत नहीं माने गए हैं। ऐसे में अब राज्य और केंद्र सरकार लापता लोगों को मृतकों की श्रेणी में रखने के लिए कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए लापता लोगों को दोबारा से नाम व पता उनकी पहचान हो, इसलिए उसके लिए कोशिशें की जाएंगी। उत्तराखंड में आई इस त्रासदी में कुल 204 लोग लापता हुए थे। इनमें से अभी तक 68 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की रिकमेंडेशन के बाद लापता हुए इन लोगों को मृत घोषित किया जाएगा। मृत घोषित किए जाने के बाद दरअसल जो तमाम लोग हैं उनके परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट दिया जा पाएगा ताकि उन्हें मुआवजा राशि बांटी जा सके। बावनखेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि शुक्रवार को रामपुर जेल के माध्यम से शबनम की फांसी रोकने के संदर्भ में एक याचिका लगाई गई है। जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए फांसी टाल दी गई है। शबनम ने दूसरी बार दया याचिका राज्यपाल को भेजी है। यह याचिका राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और तब तक के लिए शबनम की फांसी टल गई है।